अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 13 गैसियस एक्सचेंज, उसका आज एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे और वो है प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है पहले ये समझ लीजिए, और बड़ा इजी सा टॉपिक है ये। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग भी आ जाता है। तो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस इज़ अ साइट। साइट का मतलब है जगह का। ये एक ऐसी जगह का नाम है इन एनिमल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जहाँ क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। इस जगह पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। यानी ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन गैस जिस जगह से जानदार की बॉडी में आ जाए और CO2 गैस जानदार की बॉडी से मीडियम में शामिल हो जाए। मीडियम से मेरी मुराद है एयर में या फिर वाटर में। तो सोचिए हमारे अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे गैसेस हमारे ब्लड में शामिल होती है और ब्लड में से CO2 वापस आ जाती है। वो जगह है हमारे लंग्स। ठीक है, अब लंग के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो रेस्पिरेटरी सरफेस आपको पता है गैस एक्सचेंज या लंग में होता है या गिल में। जो जानदार ज़मीन पे रहते हैं उन जानदारों में लंग होता है, जो पानी में रहते हैं जैसे फिश उसमें गिल होती है। तो अब लंग के अंदर भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी, यानी कि जहाँ पे गैसेस एयर में से जानदार में आएंगी। और इसी तरीके से गिल के अंदर भी गिल की सरफेस होगी, जहाँ से ऑक्सीजन मछली में आएगी और मछली की बॉडी से CO2 वापस चली जाएगी पानी के अंदर। तो लंग के अंदर जो दरअसल रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका नेम है एल्वियोलाई। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता जाऊं कि ये जो हमारी सांस की नाली है ये इसका नेम है ट्रैकिया। ट्रैकिया जब सीने में आती है तो दो में डिवाइड हो जाती है। अब ये ऊपर से ट्रैकिया है, जब ये डिवाइड हो गई अब इसको बोलेंगे बेटा ब्रोंकाई। ठीक है, तो ब्रोंकाई लंग में एंटर हुई। लंग में एंटर होकर ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होती जा रही है। ये ब्रोंकाई डिवाइड होती जा रही है। अच्छा, ब्रोंकाई बारीक नाली है, जैसे एक बड़ी नाली है उसमें से दो छोटी नालियाँ निकली, उन दोनों छोटी में से चार छोटी और निकली और छोटी निकलती। यूँ हमारे लंग के अंदर करोड़ों की तादाद में नालियाँ है। अब हर नाली जहाँ पे एंड होती है, जैसे ये नाली यहाँ पे एंड हो रही है, इसको हम माइक्रोस्कोप में देखें। ठीक है, हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें, हमें नज़र आएगा कि ये नाली एंड पे जाके इस तरीके से काफ़ी सारी हवा की थैलियों में डिवाइड होगी। ठीक है, यूँ थैलियाँ आ गई। इन थैलियों का नाम है एल्वियोलाई। तो हमारे लंग के अंदर क्या मौजूद है एल्वियोलाई, और यही थैलिया है, ये वही एल्वियोलाई है जहाँ से गैसेस हमारे ब्लड में आती है ऑक्सीजन, और ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में वापस चली जाती है और फिर हम इस हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो यानी हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वियोलाई ही है, और मछलियों के अंदर गिल के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ करैक्टर बताता हूँ। पहला है लार्ज सरफेस एरिया। रेस्पिरेटरी सरफेस जिस भी जानदार की हो, चाहे वो गिल में है चाहे वो लंग में है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ये चीज़ हमारे लिए दुरुस्त नहीं। हमारे लंग का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है, सोचिए अगर हमारे लंग में थैलियाँ ना होती, एक सिंपल गुब्बारे की तरह हमारा लंग होता, अंदर हवा आती, लंग की दीवारों से ब्लड में जाती, सरफेस एरिया कितना कम था। आई मीन टू से कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होनी थी वो सिर्फ ये आउटर वॉल ही होनी थी, बहुत कम होना था। लेकिन जब हमारे लंग में छोटी नालियाँ है, थैलियाँ है, और थैलियों की तादाद करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में है, तो इतनी ज़्यादा थैलियाँ, हर थैली में से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है, ब्लड में जा रही है, तो इट मीन्स सरफेस एरिया तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस की पहली करैक्टरिस्टिक्स ये कि सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हमारे लंग में क्या होता है, हवा जब पहुंच जाती है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल के एंड पे तो वहाँ पे आ जाती है यूँ हवा की थैलियाँ, गोल गोल थैलियाँ। तो इन गोल थैलियों की वजह से सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। इसी तरीके से मछली के अंदर भी जो गिल की सरफेस होती है उसके एंड पे यूँ थैलियाँ आती है, यूँ करके गिल्स के एंड पे, उनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और दूसरी चीज़ जी, ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये मॉइस्ट भी रहनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। तो हमारे लंग अंदर से गीले होते हैं, यानी कि एल्वियोलाई के इर्द गिर्द वाटर की एक लेयर होती है। अच्छा, जो गीली सरफेस होती है ना उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजी हो जाता है। हमेशा जो ड्राई सरफेस होती है उसमें से गैसेज को लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। जो गीली सरफेस है, वेट है, उसमें से ईजीली गैसेज अंदर भी जाएंगी और बाहर भी आएंगी। तो पहला करैक्टर समझ में आ गया। दूसरा करैक्टर थिन एपिथीलियम।
अब यहाँ पे एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम कहते हैं जी आउटर लेयर को। एपिथेलियम का मतलब है आउटर लेयर। थीलियम लेयर को कहते हैं एपी, आउटर या एक्सटर्नल को कहते हैं। तो हमारे लंग के अंदर हम अपनी अगर बात करें, हमारे लंग में जो एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन है, अब मैं सिर्फ एक एल्वेओलाई यहाँ पे बनाता हूँ, ये समझ लीजिए एक एल्वेओलाई है। एल्वेओलाई की ये जो वॉल है इसको कहते हैं एपिथेलियम, ठीक है, ये है एपिथेलियम। ये थिन होनी चाहिए, ठीक है, पतली होनी चाहिए, क्योंकि एल्वेओलाई में से गैसेज ने किधर आना होता है, ये हमारी खून की नाली है, ठीक है, ब्लड वेसल है। गैसेज ने जो ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है एल्वेओलाई में, उस ऑक्सीजन ने यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आना होता है किस में बोला बेटा, ब्लड में। तो इसके लिए एल्वेओलाई की दीवार ही अगर इतनी मोटी हो तो फिर कैसे गैसेज आएंगी, कभी आ ही नहीं सकती। तो इसलिए ये जो एपिथेलियम है, ये जो वॉल है एल्वेओलाई की, ये बहुत पतली होनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो खून की नाली है ये भी बहुत पतली होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे लंग में जो एल्वेओलाई है उसकी वॉल पता है कितनी थिक होती है, सिंगल सेल। सिंगल सेल से क्या मुराद है, यहाँ पे देखिए कि एल्वेओलाई के जो एक्सटर्नल सेल है वो सिर्फ एक एक सेल होता है ऐसे करके, ठीक है। एल्वेओलाई के बाहर कितने कितने सेल होते हैं, एक एक सेल, सिर्फ सिंगल सिंगल सेल। और सिंगल सेल तो बहुत ही छोटा होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, और बाहर जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी भी बहुत पतली होती है, उसकी वॉल भी सिर्फ कितने सेल थिक होती है, सिर्फ सिंगल सेल थिक। अब ऑक्सीजन ने अंदर आना है, अब ये कैपिलरी की वॉल के सेल है, ठीक हो गया जी, ये कैपिलरी के सेल है। अब ऑक्सीजन ने यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आना है, कितने सेल है बीच में, सिर्फ एक और दो सेलों का डिस्टेंस है। तो ये इंतहाई थोड़ा डिस्टेंस है, बड़ा ही इजीली ऑक्सीजन 1 सेकंड से भी कम वक्त में अंदर आ जाएगी और CO2 इधर चली जाएगी। अगर ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर, अगर अंदर ब्लड में CO2 ज़्यादा है तो CO2 एल्वेओलाई में चली जाएगी। तो दूसरा करैक्टर भी समझ आ गया कि एपिथेलियम बहुत पतली होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजीली हो, मोटी ना हो। अगर मोटी होगी तो डिफ्यूजन हो नहीं पाएगी, हो भी जाएगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लेगी। तो 2 करैक्टर समझ में आ गए। ये आप मछलियों में भी देख रहे हैं, ये मछली है, मछली गिल्स से सांस लेती है। मछली के गिल्स क्या होते हैं, कभी आपने मछली गौर से देखी हो, मछली के कानों के पास यहाँ पे उसके मुंह के पीछे ढक्कन सा होता है एक, वो यूँ जब मछली तैयार होती है यूँ खुलता है, हिलता रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। इसके नीचे अगर आप उसको अपर्कुलम कहते हैं, अपर्कुलम को अगर आप हटाएं उसके नीचे आपको यूँ नज़र आती है कुछ जालियाँ सी, वो दरअसल मछली के गिल्स होती हैं। उनसे पानी टच करता है, पानी मीडियम है, रेस्पिरेटरी मीडियम मछली के लिए, पानी से ऑक्सीजन इसमें आ जाती है गिल में, और गिल में जो CO2 होती है वो वाटर में चली जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मछली में होता है। तीसरा करैक्टर है जी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को उर्दू में कहें तो सांस लेना। वेंटिलेशन मीन सांस लेना। अब सांस लेने से क्या मुराद है जी, सांस लेने से ये मुराद है कि जब एल्वेओलाई में ऑक्सीजन आई, मैंने सांस अंदर खींचा, अब मेरे एल्वेओलाई में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उसी वक्त चली जाएगी मेरे ब्लड में। अब जो अंदर बाकी हवा बच गई है उसमें ऑक्सीजन लेस है। बात समझ आई कि जो ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, अब जो बाकी हवा मेरे लंग में है अभी मैंने निकाली नहीं, उसमें ऑक्सीजन कम हो गई, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज फिर हो नहीं पाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये समझ लीजिए आपके एल्वेओलाई है, ये आपकी खून की नाली है जो एल्वेओलाई के साथ ही है, जो एल्वेओलाई के ऊपर ही होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार समझ लीजिए जी 21% है ऑक्सीजन, ठीक है, अंदर सिर्फ 16% है। तो 5% ऑक्सीजन अंदर आ गई आपके ब्लड में, और आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, और हो गई जी अब लगा ले 21% ब्लड में हो गई। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लेस नहीं हो गई एल्वेओलाई में, ठीक है, ऑक्सीजन तो अंदर आ चुकी है। अब क्या है, अब ये ब्लड आगे चला गया ऑक्सीजन लेके, पीछे से और ब्लड आ रहा है, उस ब्लड को भी ऑक्सीजन चाहिए। अब एल्वेओलाई में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन तो कम हो चुकी है, ये वाला ब्लड ऑक्सीजन लेके आगे जा चुका है। अब क्या करना चाहिए, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में आपने क्या करना है, आपने इस पुरानी हवा को बाहर निकाल देना है और नई हवा अंदर लेके आना है। तो इस तरीके से फ़र्क मेंटेन रहता है। बुक पे लिखा हुआ है कि वेंटिलेशन मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करती है, स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट।
जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है यानी जो डिफ्यूजन का फ़र्क है वो मेंटेन करती है दोनों साइडों पे, कि अंदर ऑक्सीजन हाई ही रहती है। जब बार बार आप ऑक्सीजन अंदर लेके आते हैं, हवा अंदर लेके आते हैं, फ्रेश हवा, तो ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा ही रहती है और जो ब्लड है उसमें कम ही रहती है। तो यूँ ऑक्सीजन अंदर ही जाएगी ब्लड में, बाहर कभी नहीं आ सकती। बात समझ में आ गई। स्टीप का मतलब होता है फ़र्क। फ़र्क को आप यूँ भी कह सकते हैं, वैसे स्टीप का मतलब होता है ढलवान, यानी कि एक चीज़ साइड ऊंची है एक नीची है, तो ये फ़र्क मेंटेन रहता है कि आपके एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा ही रहती है, ब्लड में कम ही। मुसलसल ब्लड से ताकि मुसलसल एल्वेलाई से ब्लड में ऑक्सीजन आती रहे। आखिरी करैक्टर है कैपिलरी नेटवर्क। ये भी ज़रूरी है। अगर रेस्पिरेटरी साइट में से गैसेस को ब्लड में भेजना है तो रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होनी चाहिए, और ऐसा ही होता है। अगर हम इंसानी एल्वेलाई की बात करें तो इंसानी एल्वेलाई आपको पता है यूँ एयर सैक्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक एल्वेलाई है। इस एक एल्वेलाई के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज कैसे गुच्छे ही चढ़ा होता है, ऐसे सही डायग्राम ये है। इस गुच्छे का फ़ायदा क्या है, ये जो ब्लड कैपिलरीज ऊपर है, ब्लड क्या ऊपर चढ़ा हुआ है, ब्लड कैपिलरीज। और कैपिलरीज आपकी बॉडी की सबसे पतली खून की नाली है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, एक एक सेल। तो कैपिलरीज का ये फ़ायदा है कि ये कैपिलरीज अंदर से ऑक्सीजन पिक करेंगी और CO2 को अंदर भेज देंगी। तो ये था छोटा सा लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।